हाँ नमस्कार बच्चों। तो देखो एक बार फिर आपके सामने हाजिर है संभव ऑनलाइन क्लासेस। और मैंने बोला था आपको कि आपके जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो आज स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो पिछला जो चैप्टर है पृथ्वी की संरचना वो कंप्लीट हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि आप उसको ढंग से रिवाइज करोगे और जो पीछे वाले जो क्वेश्चंस है उसकी जो थ्योरी है उसको लिखने का प्रयास करोगे। तो देखो आज एक अच्छा टॉपिक बायोलॉजी का टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी को इसीलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी के जो टॉपिक है वो रिमूव नहीं किए गए हैं, है ना। इसी चैप्टर के अंदर जो सेकंड जो चैप्टर है आपका जैव तंत्र या मानव तंत्र, उसके अंदर आपके एक छोटा सा जो लास्ट वाला जो टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र, वो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। बाकी पूरे चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। तो अपने बायोलॉजी के पूरे चारों चैप्टर है इसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग दो चैप्टर आपके हो चुके हैं, पहला और एक आनुवंशिकी। और अब तीसरा जो चैप्टर है और बुक के अकॉर्डिंग वो जो चैप्टर है उसका नंबरिंग है दूसरा, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मानव तंत्र या फिर जैव तंत्र। देखो बेटा अच्छा टॉपिक है, और यदि आप इस टॉपिक को ढंग से समझते हो तो ये मान के चलो कि आप आधे अधूरे डॉक्टर बनोगे। क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है कि ह्यूमन बॉडी की जो संरचना होती है, हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो पूरी इसके अंदर दे रखी है। उसके अलावा हम जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होती है या हम जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया के फलस्वरूप हमारे को किस तरीके से एटीपी या ऊर्जा बनती है या मिलती है, तो इसके बारे में संपूर्ण इसके अंदर आपको धीरे धीरे इसके अंदर जानकारी मिलेगी। तो देखो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं बता दूं एक बार आपको। इस टॉपिक के अंदर आपके 5 चीजें दे रखी है। देखो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे, ह्यूमन सिस्टम, ठीक है, मानव तंत्र कह दो इसको या फिर जैव तंत्र कह दो। तो देखो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैं पहले इसका डिस्कस कर दूं कि इस चैप्टर के अंदर आपके आएगा तंत्र, पहला पाचन तंत्र, दूसरा आपको पढ़ना है इसके अंदर श्वसन तंत्र, तीसरा इसके अंदर आपको पढ़ना है रक्त परिसंचरण तंत्र, और चौथा इसके अंदर है आपके उत्सर्जन तंत्र, और अंतिम है इसके अंदर जनन तंत्र। तो देखो पहले मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो इसको याद रखना कि हम इस चैप्टर में क्रमशः हम इन पांचों जो हमारे जो सिस्टम होते हैं बॉडी की, हमारे जो सिस्टम है उन सिस्टम की हम स्टडी करेंगे। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ का इस चैप्टर में। जो इसका बेसिक आइडिया है पहले इसको पहले मैं लिंक करता हूँ 9th क्लास से। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा एक चैप्टर जिसका नाम था कोशिका। वहीं से इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करेंगे कि जो मानव तंत्र हम पढ़ रहे हैं उस मानव तंत्र को हम स्टार्ट करते हैं कोशिका से। तो देखो एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं, क्या होता है कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे को बोलती है कि प्रकृति के अंदर जो भी पदार्थ है उसकी जो रचना हुई है वो सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है जिसको हमने परमाणु बोला था, उस परमाणु के द्वारा जो भी पदार्थ है वो उससे बने। तो ऐसी एक संरचना दे रखी है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के द्वारा क्या होता है, प्रत्येक चीज का निर्माण होता है। कैसे होता है कि परमाणु से फिर बाद में क्या बना, अणु, और अणु से फिर बाद में क्या बनते, यौगिक, और यौगिक से फिर बाद में आगे तत्व, और तत्वों से फिर बाद में किसी वस्तु का निर्माण होता है। तो अलग अलग जो आइडियल जो हमारी केमिस्ट्री है या फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि किसी भी चीज़ की जो रचना हुई है वो किससे हुई है, सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु की से हुई है। अब हमारी जो बायोलॉजी है वो क्या कहती है, वो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में क्या कहती है कि हमारी जो रचना है वो किस भाग से हुई है या किस चीज़ से हुई है, तो वो स्टार्टिंग होती है आपकी कोशिका से। और ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है। तो देखो कोशिका क्या होती है कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी और सूक्ष्मतम इकाई माना जाता है, सबसे छोटी या इसको मैं कह सकता हूं संरचनात्मक, या इसको कह सकता हूं क्रियात्मक, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई जो हमारे शरीर की संरचना को बनाती है और हमारे शरीर के अंदर जितने भी जो कार्य होते हैं उन कार्यों को संपन्न करने में जिम्मेदार है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोशिका। अब हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, इसमें क्या है
कि जो कोशिका है उन कोशिकाओं के संगठन से या बहुत सारी प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के मिलने से जो सर्वप्रथम जो संरचना बनी वो कहलाती है उत्तक। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, ज़्यादा मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि कोशिका के पास एक सिद्धांत होता है कि कोशिका क्या होती है, विभाजित होती रहती है, और वही विभाजन का जो सिद्धांत है वो कोशिकाओं की संख्याओं में लगातार वृद्धि करता रहता है। और उसी प्रकार क्या है कि जैसे बहुत सारी जो कोशिकाएं वो बनी और बनने के बाद में समान प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो क्या हुई, एक जगह संगठित हो गई, और फिर दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं बहुत सारी वो एक जगह संगठित हो गई। तो इस प्रकार से एक नई चीज का निर्माण हुआ जिसको हमने क्या बोला, उत्तक या फिर टिश्यू। तो यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले क्या बना, कोशिका, और कोशिका के बाद में क्या बना, टिश्यू या फिर उत्तक। अब उत्तक क्या है, फिर भी कोशिकाओं की जो संख्या है उनमें वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि कोशिका के अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो विभाजनशील होती रहेगी कोशिकाएं, और ये जो उत्तक है वो बनते रहेंगे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि समान प्रकार के जो उत्तक है वो एक जगह संगठित हो गए, और उत्तक बनने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर अंगों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, अंगों का, ऑर्गन। तो क्या हुआ कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से उत्तक बने, उत्तक से अंग बने, और जब बहुत सारे जो अंग हैं वो बन गए, तो बनने के बाद में हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र का निर्माण हुआ, सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो अब हमारे पास क्या मिला, ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम ही हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि मानव तंत्र, मानव को बनाने वाले जो तंत्र है या मानव की आंतरिक जो संरचना हम देखते हैं, उन संरचनाओं के अंदर जो जिम्मेदार जो तंत्र होते हैं जिनका निर्माण अंगों से या फिर उत्तकों से या फिर कोशिकाओं से हुआ है, उस चीज के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्योंकि अंग तंत्र बनने के बाद में बहुत सारे जो अंग तंत्र है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जीव शरीर का। तो यहाँ पे एक ह्यूमन का निर्माण होगा, तो ह्यूमन के निर्माण के लिए जिम्मेदार जो चीज है वो होती है सबसे छोटी इकाई कोशिका, और कोशिका से फिर उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग के बाद में अंग तंत्र। तो ये वाली जो चीज है ये हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम अंगों की भी स्टडी करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑर्गन जो सिस्टम है या अंग तंत्र है उनका जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, अंगों के द्वारा हुआ है। यहाँ तक हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था, और अब इसका हम 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, इतना एक बेसिक आइडिया था जो मैंने आपको बता दिया है, और इससे फिर आगे शुरुआत करेंगे। तो देखो, हमारे मानव शरीर के अंदर क्या है कि जो अंग तंत्र है या फिर जो ऑर्गन सिस्टम है वो कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे जो आपको पढ़ना है 5 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम दे रखे। उसके अलावा और भी है ऑर्गन सिस्टम जो आपके हटा दिया गया है, तंत्रिका तंत्र है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, जिसके अंतर्गत अंतःस्त्रावी ग्रंथियां भी होगी। तो उसको हमें पढ़ना नहीं है, हमारे को 5 जो ये तंत्र है, मानव तंत्र है, उसकी स्टडी करनी है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सिस्टम, पाचन तंत्र। देखो, पाचन तंत्र में स्टार्ट करूंगा। चलो थोड़ी आपको ब्रीफली आइडिया दे दूं। देखो, पाचन तंत्र क्या होता है कि 9th क्लास से लिंक करता हूं कि 9th क्लास के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन, जिसके अकॉर्डिंग आपने जाना था कि मानव शरीर को वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ है वो जिम्मेदार होते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि मानव शरीर के अंदर वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ है वो जिम्मेदार है। तो व्यक्ति जो है वो पोषण क्यों करता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है, या फिर उसकी शरीर की जो आंतरिक जो क्रियाएं होती है वो संपन्न होती है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मानव ढंग से कार्य कर सकता है। तो ये जो और आपने पोषण पढ़ा है, उस पोषण के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि आप भोजन के रूप में विभिन्न भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हो। विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ आपको दिखाई देते हैं। आपने खाना खाया, और खाना खाने के दौरान आपने देखा होगा कि खाने के अंदर आपके प्रमुखतः जो चीज़ें विद्यमान रहती है जो हमारे शरीर के लिए या हमारे शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार है, वो आपने पढ़ी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स। तो ये जो चीज़ें होती है जो हमारे फूड के अंदर इंक्लूड होती है, ये चीज़ें हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो आप भोजन के रूप में जो भी आप चीज़ खाते हो वो चीज़ें क्या होती है, एज ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वगैरह, ये एज ए ग्लूकोज की तरह कार्य करती है। और ये जो भोजन होता है आपके शरीर में जो आप लेते हो, इस भोजन के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि जितने भी आपने अभी देखे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह, ये क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, ये जब बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है, इनका डाइजेशन होता है, अर्थात इनका पाचन होता है,
या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका अवशोषण होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जाने के बाद में विभिन्न प्रकार के जो हमारे अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो इन पोषक पदार्थों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो आप भोज्य पदार्थ के रूप में आप पदार्थ लेते हो, ये भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, जटिल रूप में होते हैं। इनकी जो फॉर्म होती है, जो आप खाते हो भोजन, वो फॉर्म होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है, और इस फॉर्म को हमारी जो बॉडी होती है वो इसको क्या कर सकती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले ये होता है कि इनकी जो जटिल फॉर्म है या ये जो जटिल अणु है, इन जटिल अणुओं को सरलीकृत किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद में इनको सूक्ष्म और खंडित अंगों में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटा जाता है। और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद में इन भोज्य पदार्थों को फिर बाद में अवशोषित किया जाता है, और रिमेनिंग जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि संपूर्ण जो आपने भोजन खाया उनमें से जो महत्वपूर्ण जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और बचा कुचा जो पदार्थ है वो मल के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया आपके कि जो हम भोजन खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल फॉर्म में होता है, और उस भोजन को क्या किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। पहली बात। दूसरी बात देखो, जो आपने भोजन खाया वो भोजन क्या होता है कि अविलेय स्थिति में रहता है, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हो, यानी कि वो घुलते नहीं है शरीर के अंदर, तो उनको विलेय बनाने के लिए या फिर घुलनशील बनाने के लिए इनको क्या किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है। तो दोनों चीजें यहाँ पे है कि जो जटिल फॉर्म के अंदर या फिर जटिल कार्बनिक पदार्थ जो आप खा रहे हो, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है ताकि उनका अवशोषण हो सके, और उसके अलावा उनको विलेय स्थिति में बनाया जाता है कि उनका वो घुल सके, और घुलने के बाद में वो अपने सरल रूप में आ जाए, और सरल रूप में आने के बाद में हम उसको अवशोषित कर सके, जिसको हम हमारी फॉर्म में पाचन कहते हैं। कि हमने भोजन खा लिया और भोजन खाने के बाद में क्या हुआ, उसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद में ही हमारे को जो संपूर्ण जो एनर्जी है बॉडी के अंदर, जो ताकत हम जिसको कहते हैं वो मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि एब्जॉर्ब होने का मतलब होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ है, वसा, प्रोटीन, विटामिन वगैरह, फैट वगैरह, ये चीज़ें जो है ये एब्जॉर्ब होती है, और यही चीज़ें फिर बाद में क्या करती है, ऊर्जा के रूप में हमारे काम में आती है। तो ये चीज़ हमारे को यहाँ पे पढ़नी है कि सबसे पहले डेफिनेशन पाचन की क्या होनी चाहिए, पाचन तंत्र की, कि हमारे शरीर में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के अंगों का बना हुआ एक तंत्र होता है, और उस तंत्र के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी ग्रंथियां भी जिम्मेदार होती है जो कई प्रकार के जो एंजाइम वगैरह है वो निकालती है। इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं वापस, कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं उन अंगों का एक सम्मिलित रूप होता है, और उसके अलावा सहायक ग्रंथियों के रूप में कुछ इस प्रकार की ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा एंजाइम या हार्मोन का स्त्रवण होता है। वो दोनों कौन कौन ग्रंथियां और जो अंग है वो दोनों मिलके भोजन के रूप में ग्रहण किए गए कार्बनिक पदार्थों को तोड़ती है, सरल रूप में परिवर्तित करती है, और परिवर्तित करने के बाद में मल त्याग तक की जो क्रिया होती है वहां तक अपना योगदान देती है। और इस योगदान के अंदर उनका एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सामंजस्य स्थापित होता है, और ये पूरे प्रकार का जो सामंजस्य सिस्टम है इसको हम बोलते हैं पाचन सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप समझ गए होंगे कि पाचन तंत्र क्या करता है, भोजन का पाचन करता है, और पाचन करने के लिए इस पाचन तंत्र के अंदर बहुत सारे अंग और बहुत सारी ग्रंथियां जिम्मेदार होती है, और उनके सम्मिलित योगदान से या फिर उनके सामंजस्य से क्या होता है कि उस भोजन का पाचन होता है, और पाचन होने के बाद में हमारे को बॉडी के अंदर जो विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं वो अवशोषित अवस्था के अंदर मिलते हैं। तो ये होता है पाचन तंत्र। अब देखो, अब क्या है कि इस हमारी बॉडी के अंदर जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र का एक नाम है, क्योंकि ये एक पूरा सिस्टम है। आपको अगर देखोगे तो हमारा जो मुख वाला भाग है यहाँ से लेके, और हमारा जो गुदा द्वार है जहाँ से आप मल त्याग करते हो, ये पूरी एक नलिका के रूप में होता है पाचन तंत्र, जो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। पूरे अंग में बताऊंगा। तो मुख से लेके जो गुदा द्वार होता है वहाँ तक का जो सिस्टम है वो सिस्टम एक नलिका के रूप में होता है, और हमारे शरीर के अंदर इसकी जो लंबाई होती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे शरीर के अंदर इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर। देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया है, ये ह्यूमन का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंतर्गत यहाँ पे आप देखो इस जगह से लेके यहाँ से
इस जगह से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक जो गुदाद्वार होता है वहां तक का जो भाग है ये है हमारा पाचन तंत्र। और ये जो पाचन तंत्र होता है इस पाचन तंत्र का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं आहार नाल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके आहार नाल, देखो आहार नाल। हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है या फिर पाचन के लिए जो जिम्मेदार जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं आहार नाल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। देखो बेटा मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूं मैं आपको कि आपको बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत आपको इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल जो चीज़ें हैं और जिनका एक सरल रूप जो है वो आपके इंग्लिश के अंदर ही है। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम के अंदर इफेक्टिव तरीके से आप अपना आउटपुट दे सको, क्योंकि आगे भी अगर आप साइंस की स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादातर जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट वगैरह है आगे आप जाते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, तो वहाँ पर टोटल जो फॉर्म है वो इंग्लिश के अंदर है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज ए 10th लेवल पर आपको इन टर्मिनोलॉजी को याद रखनी है ताकि आप इजिली आपका आउटपुट दे सको। तो देखो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, जो पाचन तंत्र होता है उसको हम बोलते हैं एक नलिका के रूप में होता है, और वो जो नलिका होती है वो कहलाती है आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अब मैं इसको इंग्लिश टर्म में बोलूँगा, आप समझ जाना, क्योंकि मैंने कहा था कि जो वर्ड ज़्यादातर बोले जाते हैं आप सुनते हो वो चीज़ आपको याद रह जाती है। तो हिंदी वाली जो टर्म है वो तो आप इजीली याद कर लोगे, लेकिन इंग्लिश जो टर्म है उसको टाइम लगेगा। इसलिए मेरा जो रिपीटेशन होगा वो आपका इंग्लिश में होगा ताकि आपके जहन के अंदर वो वर्ड आ जाए। तो देखो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो मुख से स्टार्ट होकर गुदाद्वार तक होती है, और इसकी जो लंबाई होती है एक एडल्ट के रूप के अंदर, एडल्ट के अंदर इसकी जो लंबाई होती है, एडल्ट का मतलब समझ गए, एक में स्वस्थ मनुष्य की एक 18 से लेके और 25 साल तक का जो व्यक्ति होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो एक एडल्ट के अंदर यदि इसकी हम लेंथ देखें तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ मिलेगी, और वो जो लेंथ होती है वो होती है 8 से 10 मीटर। याद रखना कि आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर, और या फिर हम इसको कह सकते हैं लगभग 25 से 30 फीट। देखो 8 3 24 हो गया, 10 3 30 है ना, 1 मीटर में कितना फीट होता है, 3 फीट। तो देखो 8 से 10 मीटर कह दो या फिर 25 से 30 फीट एक व्यक्ति की जो सामान्यतः जो लंबाई होती है लगभग 5 और 6 फीट के बीच में होती है, और इस आहार नाल की जो लंबाई है, एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है वो आपको मिलेगी यहाँ पे 25 से 30 फीट, यानी कि आपकी लंबाई की 5 गुना। ओके, तो देखो जो एलिमेंट्री जो कैनाल है उसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, और जिसको हम बोल सकते हैं 25 से 30 फीट। ये सिस्टम जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। अब आप समझ चुके होंगे कहीं ना कहीं तो इनके अंदर वलन होंगे, ये फोल्डेड रहेगी, क्योंकि अपनी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लगभग 5 से 6 फीट तक होती है। तो कई जगह ये फोल्डेड अवस्था में रहेगी, वलन इनके बनेंगे, आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो ये एक बेसिक आइडिया था एलिमेंट्री कैनाल का, और इसकी जो लंबाई है 8 से 10, इसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे किस भाग की लंबाई कितनी है। तो देखो सबसे पहले हम हमारे जो पाचन तंत्र है या एलिमेंट्री जो कैनाल है उसको हम देख रहे हैं, ये टोटल एलिमेंट्री कैनाल है, और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन या फिर कौन कौन से जो अंग है वो शामिल है। क्योंकि अभी आपने देखा था कि कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना। इसका मतलब ऑर्गन जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं या अंग तंत्र बनाते। तो जो ये तंत्र आप पाचन तंत्र पढ़ रहे हो उस पाचन तंत्र को बनाने के लिए जिम्मेदार जो ऑर्गन है वो आपको इसके अंदर अभी मैं बताऊंगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। यहां देखो सबसे पहले आपने इस जगह देखा ये वाला जो भाग है आप जानते हो क्या होता है, मुख। क्योंकि जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, मुख से होती है। ओके, अब देखो ये तो हो गया हमारा मुख, इंग्लिश टर्म भी मैं यहाँ पे साथ साथ लिखूंगा, ये हो गया हमारा मुख। आगे देखो यहाँ पे जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये मुख है। मुख के अंदर आपने देखा होगा हमारे टीथ होते हैं, दांत है, उन दांतों के बीच के अंदर जगह होती है, ऊपर की तरफ पैलेट होता है, तालू होता है। तो ये वाला जो भाग है जहां पे आप भोजन का जो ग्रास है, निवाला है, वो लेके आप उसको चबाते हो, तो उस भाग को यानी मुख जो है जिस भाग के अंदर खुलता है उस भाग को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, तो इस भाग को मैंने बोल दिया बक्कल कैविटी या फिर मुख गुहा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख गुहा, या फिर इसको माउथ कैविटी कह दो, या फिर इसका जो एक अच्छी टर्म है बक्कल कैविटी। तो ये याद रखना कि पहला भाग हो गया माउथ, दूसरा हो गया बक्कल
कैविटी। ओके, आगे चलते देखो। अब क्या है, हमारा जो मुख है वो आगे की ओर बढ़ता है। इधर देखो ये जो दिखा रखे हैं ये एक निवाले के रूप में है कि इस प्रकार से निवाला इधर आगे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे इस जगह देखो, इसके अंदर डायग्राम में थोड़ा ब्रीफली नहीं दे रखा है, मैं आपको जब श्वसन तंत्र या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वो पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको मैं क्लियरली बताऊंगा। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली जगह है, ये वाली यहाँ पे इस जगह, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी आगे जाने के बाद में जीभ के अग्र भाग में जाने के बाद में 2 भागों में खुलती है। अब 2 भाग कौन से, फिलहाल एक भाग हम पढ़ेंगे जो इसके आगे हमारी जो आहार नाल होती है उसमें, और एक भाग हम पढ़ेंगे किसमें, श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे इस भाग को हम बोलते हैं ग्रसनी। ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं ग्रसनी, ठीक है, इंग्लिश में इसको फेरेंक्स बोलते हैं, याद रखना इसको, फेरेंक्स वाला पार्ट, ठीक है। ओके, आगे देखो, जो फेरेंक्स होता है या ग्रसनी जो होती है वो फिर आगे चल के एक नलिका में, इस नलिका में खुलती है। ये नलिका जो दिखाई दे रही है यहाँ पे देखो, इस तरीके से ये नलिका दिखाई दे रही है। इस नलिका को हम बोलते हैं ग्रासनाल ग्रसिका, या तो हम इसको कह सकते हैं ग्रसिका, इसका नाम है ग्रसिका, या इसको हम कह सकते हैं ग्रासनाल, और या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इसोफेगस। ये भी वर्ड याद रखना, इसोफेगस। तो देखो ग्रसनी जो है वो आगे चल के किसमें खुल गई, ग्रसनी एक तो खुलती है ग्रसिका या ग्रासनाल में, और श्वसन तंत्र में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा श्वास नलिका के अंदर भी खुलती है। कुल मिला के कि जो ग्रसनी है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से 2 रास्ते जाते हैं, ठीक है, वो एक ऐसा रास्ता है ग्रसनी जहां से फिर बाद में 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता किधर जाता है, ग्रसिका की तरफ या इसोफेगस की तरफ, और दूसरा जो रास्ता है वो जाता है श्वास नलिका या फिर हमारी जो श्वसन नलिका है उसकी तरफ। ओके, आगे देखो, यहां से लेके और यहां तक ये नलिका होगी जो क्या कहलाती है, इसोफेगस या ग्रसिका। अब देखो आगे, यहां पे देखो इस डायग्राम को, यहाँ पे ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, ये लीवर है, ध्यान रखना इसको, इसके अंदर क्या है, ढक दिया गया, क्योंकि पीछे वाला ये लीवर जो आगे की तरफ रहता है, पीछे वाला जो पोर्शन है वो ढक दिया गया है। तो मैं यहाँ पे बना के थोड़ा सा दिखा दूं, ये जो ग्रसिका है वो जाने के बाद में इस तरीके से ये अंडाकार शेप में इस तरीके से इस भाग में खुलती है। देखो ये वाला भाग, इस भाग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये यहाँ आगे जाने के बाद में ये देखो ये गोलाकार थोड़ा बॉल शेप है ना, अंडाकार शेप में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से इस भाग में खुलती है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, अंडाकार शेप के अंदर दिख रहा है, क्योंकि अभी तक आपने नलिकाकार शेप में देखा है ट्यूब्यूल में, और अब आपको एक शेप में दिखेगा अंडाकार शेप में। इस भाग को हम बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय। ये होता है हमारा आमाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। ओके, ये होता है हमारा स्टोमक। और आपको पता है कि हमारा जो, जिसको हम देसी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, हमारा पेट, ऐसे कहते हैं ना, तो वो पेट वाला जो भाग है वो आमाशय कहलाता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि भोजन जो है हम खाते हैं वो पेट के अंदर पड़ा रहता है, और लगभग 4 से 5 घंटे तक वो भोजन वहीं रहता है, और फिर वहां पे उसका पाचन होता है। तो ये है हमारा आमाशय वाला भाग। ओके, अब आगे चलो, देखो अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे भी डायग्राम साथ साथ बना रहा हूँ। अब जो ये आमाशय वाला जो भाग होता है, इस आमाशय भाग के बाद में ये जो आमाशय वाला जो भाग है वो इस तरीके से वापस देखो नलिका के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो ये नलिका बन रही है वापस। ओके, ये नलिका बन रही है, ये देखो वापस ये नलिका बनी इस तरीके से, इस तरीके से ये वापस इस नलिका के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से एक नलिका के अंदर कन्वर्ट होता है ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो नलिका है, जो हमारा आमाशय है या स्टोमक है, वो एक नलिका के रूप में वापस आगे ओपन होता है। तो इस एक लंबी नलिकाकार जो ये आपको शेप दिख रही है, इसको हम बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये आपको दिख रही है अंदर की तरफ, देखो ये वाला, ये वाली, ये आपको जो दिख रही है ना वलन आकृति में, ये देखो ऐसे इस तरीके से उलझी हुई सी, यहाँ तक, इस जगह तक, ठीक है। यहाँ तक जो ये आपको व्हाइट कलर का जो मैंने पेन लगाया है, ये क्योंकि ये आमाशय से इस तरीके से खुल के आ रही है, यहाँ से इस तरीके से खुल के बाउंड होके यहाँ आ रही है, इसको हम बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तो ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ओके,
आगे देखो, आगे चलते हैं। अभी मैं इसको, इस डायग्राम को, ये तो आपका बुक का डायग्राम है, लेकिन आपको मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा जो आप इजीली एग्जाम के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर आप आराम से उसको बना सकते हो। और उसमें आपको खुद को बनाना है ये डायग्राम, ओनली फॉर एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको पूरे जो ऑर्गन है वो आपको सब उसके अंदर डिस्क्राइब करने हैं। तो देखो आगे चलते हैं। जो छोटी आंत होती है वो छोटी आंत फिर बाद में देखो किस नलिका के अंदर खुल रही है, इधर देखना। ये देखो, ये आपको बड़ी जो दिख रही है ना, ये आकृति देखो, ये वाली आकृति, ठीक है। फिर ये वाली आकृति, यहाँ पे ये बड़ी भी है, देखो इसका व्यास है वो भी ज्यादा है। ये तो क्या, इसका क्या है, व्यास कम था, और ये क्या है, बड़ी है। देखो ये बड़ी, ये भी एक नलिका है, यहाँ से होके इस तरीके से होके, ये यहाँ से होके इस तरीके से होके इस तरीके से, और यहाँ से लेके और यहाँ तक आ रही है इस तरीके से। ये वाली जो आपको मैंने बताई है ये होती है बड़ी आंत, ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। तो ये वाली क्या होगी, इसकी बड़ी आंत, जिसको हम क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो ये होगी हमारी बड़ी आंत। अब आगे देखो, जो बड़ी आंत होती है वो इस भाग के अंदर खुल रही है, ये वाला भाग देखो, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है मलाशय। क्या कहलाता है, मलाशय। इस भाग को बोलते हैं मलाशय, और इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम, ये हो गया हमारा मलाशय या फिर रेक्टम। ओके, अब आगे देखो, ये जो मलाशय होता है ये अंत में यहाँ पे खुल रहा है, इसको हम बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस, गुदा द्वार या फिर एनस, इसको हम क्या बोले, गुदा द्वार। तो ये हमारे एक अंगों का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है या हमारा जो पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से जो अंग है वो जिम्मेदार होते हैं। तो इतने सारे अंग तो हमारे इस पाचन तंत्र में या आहार नाल के अंदर जिम्मेदार होते हैं। टोटल आपने देख लिया होगा, देखो यहाँ से स्टार्टिंग करो, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, ये 3 हो गया ग्रसनी, और ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9। इतने सारे जो अंग है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल को बनाने के लिए जिम्मेदार है। अब देखो आगे, अब आपको मैंने क्या बोला था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र के अंदर भोजन का जो पाचन होता है, उस पाचन को करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे अंग और प्लस में सहायक ग्रंथियां। तो यहाँ पे आपको इस पाचन तंत्र के अंदर अंगों के अलावा जो सहायक ग्रंथियां होती है हमारी, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बॉडी के अंदर ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है या ग्रंथियां होती है जो भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होती है। तो आप इस चैप्टर, इस पाचन तंत्र के अंदर 3 प्रकार की आप ग्रंथियां पढ़ोगे, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो जिम्मेदार है। तो मैं ग्रंथियां यहाँ पे आपको बता दूं। देखो, पहली है सलेवरी ग्लैंड, जिनको हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। ओके, पहली है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलो इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, मेरा जो खुद का एक डायग्राम बना के आपको। इधर देखो, ये तो आपने समझ लिया है। आगे इधर देखो, अब जो है वो डायग्राम बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा ब्रीफली, ताकि आपका एग्जाम के अंदर जो है वो आप तरीके से उसको बना सकते हो। तो देखो, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो ये मुख हो गया, और मुख के बाद में मान लो ये वाला जो भाग है वो क्या हो गया, ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद में ग्रसनी के बाद में जो ये भाग है ये हो गया आपका ग्रसिका। और ग्रसिका के बाद में जो ये भाग है वो किस में खुलेगा, आमाशय के अंदर। इस तरीके से मैंने बताया था, इस तरीके से आमाशय के अंदर खुलेगा यहाँ पे। और ये हो गया हमारा आमाशय। और आमाशय के बाद में यहाँ से फिर बाद में स्टार्ट होती है हमारी छोटी आंत, इस तरीके से। ये देखो, ये छोटी आंत। ओके, अब ये जो छोटी आंत होती है वो छोटी आंत क्या होती है, आगे जाने के बाद में ये क्या होती है, बड़ी आंत के अंदर ऐसे इंक्लूड हो जाती है। बड़ी आंत से ये जॉइंट हो जाती है। ये मैंने यहाँ पे बड़ी आंत का डायग्राम बना दिया। और इस तरीके से एक संरचना यहाँ पे उसमें नहीं दिखाई दे रही थी, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। देखो, इस तरीके से ये बड़ी आंत, और बड़ी आंत फिर वापस इस तरीके से जाके यहाँ पे ये फोल्ड होके इस तरीके से फोल्ड होने के बाद में यहाँ से आके और यहाँ पे इस भाग के अंदर खुल जाती है। ये डायग्राम है अपना, जो हमारे को बेसिक इजीली तरीके से बनाना है। अब देखो, इसके अंदर क्या है कि जो संरचना उसके अंदर दे रखी थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं, सब जानते हैं, लीवर। जो उस डायग्राम में भी दे रखा था, इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर फिर या यकृत। तो ये वाला जो अंग है या जो ग्रंथि है, जो मैंने बताया था 3 प्रकार की जो ग्रंथियां आप इसके अंदर पढ़ेंगे। एक तो ग्रंथि होगी इसके अंदर यकृत या फिर लीवर, पहले प्रकार की ग्रंथि। तो अंग तो आप जान गए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्रंथियां। देखो,
ग्रंथियों के अंदर यहां से ले लेता हूं, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहली जो ग्रंथि है वो है हमारी लीवर या फिर यकृत। ओके, ये होगी लीवर, ठीक है। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि है वो आपको देखो इस जगह मिलेगी, यहाँ पे ये वाला जो छोटी आंत जहां से स्टार्ट हो रही है, आपको दिख रहा है ना, ये छोटी आंत जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे इस तरीके से एक आकृति के अंदर ये मिलेगा आपको यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि या फिर पैनक्रियाज। ये होती है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पे आपको दिख रहा है कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का जो प्रथम भाग है अर्थात आमाशय या स्टोमक के नीचे की तरफ, स्टोमक से जो छोटी आंत स्टार्ट होती है, उस छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको। जो ग्रहणी वाला जो भाग है उससे जुड़ी हुई एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि या फिर पैनक्रियाज। ओके, देखो उस डायग्राम के अंदर भी आपको दिखाई देगी शायद, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे इस जगह देखो, ये दिखाई जो दे रही है ना, ये वाली ग्रंथि, ये वाली ये ग्रंथि होती है, इसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, इसको यहीं बना दूं मैं पैनक्रियाज। ओके, और ये हो गया हमारा लीवर, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या हो गया, लीवर। ओके, अब देखो इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर मैं बता दूं, लीवर के साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा देखो, ये देखो हरे हरे कलर में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय, इसको हम बोलते हैं पित्ताशय, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये होता हमारा ब्लैडर। ओके, अब देखो आगे चलो, तो दो प्रकार की जो ग्रंथि है वो मैंने आपको दिखा दी इसके अंदर। देखो पहले प्रकार की जो ग्रंथि है वो क्या है, यकृत ग्रंथि, और दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि है वो कौन सी है, पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय ग्रंथि। ओके, आगे देखो, अब देखो तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि, जो पहले प्रकार की है लेकिन मैं अब बता रहा हूं, यहाँ पे इस भाग के अंदर पाई जाती है, मुख वाला जो भाग होता है उसके अंदर ये जो ग्रंथि है तीसरे प्रकार की वो पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथि। तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि है वो क्या कहलाती है, लार ग्रंथि। ये देखो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा जिससे स्त्रावित होता है। ओके, अब देखो इसके अंदर भी होगा आपके डायग्राम के अंदर, देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे ढंग से बता नहीं रखा है, लेकिन देखो इस जगह होती है एक, और एक इस जगह होती है, और एक ये दे रखी है यहाँ पे, ये रही। ये तीन प्रकार की जो ग्रंथियां हैं ये हमारी लार ग्रंथि है। इसका मतलब क्या, ग्रंथि तो एक ही है जिसको हम क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि, और उस लार ग्रंथि को बनाने के लिए तीन ग्रंथियां जिम्मेदार है, यानी कि तीन ग्रंथियां जो है वो लार का स्त्रावण करती है, और वो यहाँ पे इस जगह पे है, देखो ये रही और एक ये रही। ये तीन प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो हमारे बॉडी के अंदर लार का स्त्रावण करती है, और ये कहाँ होती है, मुख वाले भाग में होती है। देखो दो ग्रंथियां, एक ग्रंथि जो होती है वो जीभ के नीचे की तरफ रहती है, जैसे ये ग्रंथि है ये जीभ के नीचे है, ठीक है। ये वाली जो ग्रंथि है वो जीभ के नीचे है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधोजीव्या ग्रंथि, अधोजीव्या ग्रंथि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा इनको। देखो ये वाली जो जीभ के नीचे पाई जाने वाली जो ग्रंथि है उसको हम बोलते हैं अधोजीव्या ग्रंथि या फिर सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, एक ग्रंथि जो है हमारा जो जबड़ा होता है उस जबड़े के पास में पाई जाती है, अर्थात जबड़े से जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है। ये वाले देखो ये जबड़ा है, इस जबड़े के नीचे पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं अधोजंब। देखो ये वर्ड बहुत हार्ड है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश के जो वर्ड है वो याद रखना। इसको हम बोलते हैं अधोजंब, और इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। क्योंकि यहां पे देखो ये टर्म कैसे बनी है, सब का मतलब नीचे, और मैंडिबुलर का मतलब हमारा जो मैंडिबुलर वाला भाग होता है, जो जबड़े वाला जो भाग होता है उसको मैंडिबुलर कहते हैं, तो वहां से ये टर्म निकली है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, अब देखो एक ग्रंथि होती है जो हमारे कान के समीप होती है ऊपरी भाग के अंदर, ये तो दो निचली भाग में थी, और एक जो ग्रंथि होती है वो होती है कान के जस्ट पास में या फिर ऊपरी भाग के अंदर, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये तीन प्रकार जो ग्रंथियां हैं ये होती है हमारी लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड। ओके, देखो यहां पे मैंने कहा कि जो लार ग्रंथि होती है उस लार ग्रंथि को बनाने के लिए तीन प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो जिम्मेदार है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। पहली होगी इसके अंदर जैसे ऊपरी भाग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ओके, दूसरी वाली जो हो गई उसको हम बोलते हैं सब लिंगुअल ग्रंथि,
और तीसरी वाली जो ग्रंथि है इसको हम बोलते हैं सबमेंडिबुलर, सबमेंडी अधोजंब ग्रंथि है ना, सबमेंडिबुलर का अधोजंब, और ये होगी अधोजीव्या, इन जीव्या के नीचे अधोजीव्या और ये अधोजंब, जबड़ा यानी जंब, तो अधोजंब और ये अधोजीव्या, और इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्णपूर्ण ग्रंथि है ना, इसको बोलते हैं कर्णपूर्व, यानी कान से पहले होती है ना, तो कर्णपूर्व ग्रंथि कह दो है ना। तो दोनों टर्म आपको याद रखनी है। प्रोस्टेट ग्रंथि का मतलब क्या हो गया, कर्णपूर्व ग्रंथि। सब लिंगुअल का मतलब क्या हो गया, अधोजीव्या ग्रंथि, और सब मैंडिबुलर का क्या हो गया, अधोजंब ग्रंथि। तो ये जो 3 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो क्या बनाती है, लार ग्रंथि बनाती है, और इनके द्वारा क्या होता है, लार का स्तरण होता है। वो जो लार होती है आप जानते हो, वो लार हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि लार एक ऐसा भाग होता है जो सर्वप्रथम उस भोजन के निवाले को क्या करता है, पाचित करता है। जो भोजन का सबसे पहला जो पाचन होता है वो हमारी लार के द्वारा स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा स्टार्च होता है उस स्टार्च का पाचन किया जाता है। तो ये हमारे पाचन तंत्र को बनाने के लिए जिम्मेदार अंग है, जिसके अंतर्गत आपने क्या पढ़ा, अंग पढ़े, और अंगों के बाद में आपने क्या पढ़ी, लार ग्रंथियां। अब हमारे इस सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को हम लेंगे और उसमें बताएंगे क्या चीज क्या होती है, किसका क्या फंक्शन होता है। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं वापस एलिमेंट्री कैनाल, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। एलिमेंट्री कैनाल और कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इधर बेटा 8 से 10 मीटर लंबी है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 8 से 10 मीटर लंबी है। अब देखना इसको ढंग से, इसकी जो लंबाई है उसको किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। इधर देखना कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे पहला ये जो भाग है वो मैंने ग्रसिका बना दिया। ओके, जैसे मैंने ये लिख दिया ये ग्रसिका वाला भाग है। ओके, और ग्रसिका भाग के बाद में मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से, मैं एक्चुअल डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, एक बेसिक रेखांकित चित्र बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, किस भाग में कहाँ कितनी होती है, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता आमाशय, लेकिन मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जैसे मान लो आमाशय। ओके, फिर बाद में आमाशय से क्या होती है, जुड़ी रहती है कौन सी, छोटी आंत। तो ये छोटी आंत का जो है वो प्रथम भाग है यहाँ पे, और ये वाला भाग प्रथम भाग हो गया, क्योंकि छोटी आंत को 3 भागों में बांटेंगे, हम बताऊंगा मैं आपको जब छोटी आंत पढ़ाऊंगा। तो जैसे ये मान लो ये हो गई, और इसके अलावा जैसे ये हो गया। ठीक है, ये जो छोटी आंत है उसको 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में हम पढ़ेंगे। तो ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं जेजुनम, ग्रहणी, ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम। इसको वापस मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पे केवल लंबाई बताने के हिसाब से लिख रहा हूँ। और ये वाला दूसरा जो भाग हो गया इसको बोलते हैं जेजुनम, और ये तीसरा जो भाग होगा इसको हम बोलते हैं इलियम। यानी कि ये पूरी जो है ये क्या है, छोटी आंत है, एक प्रकार से ध्यान रखना, ये छोटी आंत है। ओके, उसके बाद में देखो, उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से बड़ी आंत। ओके, तो बड़ी आंत को भी फिर बाद में क्या है, 3 भागों में बांटा गया। एक भाग जैसे मान लो, ठीक है, और ये बड़ी आंत का मान लो दूसरा भाग हो गया, और ये बड़ी आंत का तीसरा भाग हो गया। ठीक है, अब देखो ये बड़ी आंत के जो 3 भाग है, इसको जैसे मान लो मैं इस भाग को मैं कहता हूँ सिक्कम, कोलोन, हाँ सिक्कम, और दूसरा जो भाग है इसको बोलता हूँ कोलोन, और तीसरा जो भाग है इसको बोलता हूँ मैं रेक्टम या मलाशय। ओके, ये मैंने यहाँ तक इसको बांट दिया है। ओके, अब देखो इसको क्यों बांटा, मैं इसकी लेंथ आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से भाग की लंबाई कितनी होती है। ओके, अब देखो ये जो ग्रसिका होती है, आमाशय होता है, ग्रहणी होता है, ये तो लगभग 30 सेंटीमीटर के करीब होते हैं इनकी लंबाई। जैसे इसकी भी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, ये भी 30 सेंटीमीटर होती है, और ये भी क्या होती है, 30 सेंटीमीटर होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी। ओके, आगे देखो, आगे जाने के बाद में ये जो छोटी आंत के जो 2 भाग बचे हैं आपको इधर देखो दिख रहे हैं, तो ये जो जेजुनम होती है, इस जेजुनम की जो लंबाई है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। ये देखो ये होती है कितनी, 2.5 मीटर। और इसके बाद में इसकी जो होती है वो कितनी होती है, 3.5 मीटर। ये बड़े भाग होते हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो 8 से 10 मीटर में 2.5 और 3.5, तो यहाँ इस 2 भाग के अंदर ही आ गए। ये तो बाकी तो छोटी छोटी है, 30-30 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे ये आ गया आपके बड़ी आंत वाला भाग, ये वाला। इस बड़ी आंत वाले भाग के अंदर भी इनकी जो लंबाई होती है वो अलग अलग जगह, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि जो सिकम होता है, कोलोन होता है, रेक्टम होता है, तो सिकम और जो कोलोन होता है इनकी जो लंबाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती, इनकी लगभग 30 सेंटीमीटर के करीब रहती है, ये भी लगभग 30 सेंटीमीटर के करीब रहता है। लेकिन ये जो कोलोन होता है ना, ये वाला भाग,
जो कोलोन है जिसको बृहदांत्र भी कहते हैं, बड़ी आंत का बीच वाला भाग, इसकी जो लंबाई होती है ना वो लगभग 130 सेंटीमीटर तक होती है, ध्यान रखना। ओके, इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 130 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि यहाँ पे जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर जो सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है? कोलोन होता है ना, जिसको हम बृहदांत्र भी कहते हैं। तो ये आपको लेंथ मैंने इसलिए बताई क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है, या जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अलग अलग जो भाग होते हैं, अलग अलग जो अंग होते हैं, उनकी जो लंबाई वो कितनी होती है। तो एक बेसिक आइडिया दिया है जो आपके बुक के अंदर भी दे रखा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारे एक एक अंग लेंगे हम पाचन तंत्र के अंदर। जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पहला अंग जो है वो कहाँ से किया था आपने स्टार्ट? माउथ से। तो अगले लेक्चर के अंदर हम पाचन तंत्र के जो विशिष्ट जो अंग होते हैं उन अंगों के बारे में हम जानकारी लेंगे, और बिल्कुल एकदम टाइम भी हमारे पास काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, और इजीली तरीके से आराम से पढ़ेंगे, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है हमारे पास। और एक एक जो चीज़ है, एक एक जो अंग है वो हम इतना ब्रीफली पढ़ेंगे कि हमारे को हर चीज़ जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल एकदम इजी वे के अंदर हम दोनों टर्मिनोलॉजी लेके हम आगे स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। ओके बेटा, तो देखो एक बार फिर नया चैप्टर वापस स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो कंपटीशन लेवल की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम ले लो, किसी भी प्रकार का, चाहे तुम पटवारी ले लो, SSC ले लो, RS ले लो, टोटल जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और पूछते रहते हैं। तो यदि कंपटीशन लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं कोई बच्चे, तो वो भी इस चैप्टर को इजीली तरीके से समझ सकते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप उसको कर नहीं सकते। तो टोटल छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं चैप्टर में से, इसी एक चैप्टर में, क्योंकि ये दिखने में तो एक ही चैप्टर लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे आप 11th 12th में जाओगे तो उसके अंदर आपके इसको बांट रखा है अलग, पूरा पाचन तंत्र आप अलग से पढ़ोगे, फिर श्वसन तंत्र पूरा अलग से पढ़ोगे, फिर आगे आप डॉक्टरी करने जाओगे तो उसमें पूरा सिस्टम अलग अलग पढ़ाया जाता है, देखा होगा आपने, है ना। हार्ट का अलग डॉक्टर होता है, ठीक है, श्वास संबंधी बीमारियों का अलग डॉक्टर होता है। तो उसी अकॉर्डिंग क्या है कि ये बहुत ही ब्रीफली है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको शॉर्ट करके आपके इसके अंदर पूरे एक सिस्टम के अंदर दे रखा है। तो कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आता है। ओके बेटा, धन्यवाद।